बेटा बात कर रहे हैं हम किस चीज की, एग्जाम्पल नंबर 8.1 की। देखो, लेट द स्पीड ऑफ प्लैनेट एट पेरिहेलियन यानी कि पी पॉइंट पे इज वीपी, और एफिलियन यानी कि ए पॉइंट पे वी ए। ठीक है, वो कहता है मान लो पी पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो है वी, और वहां पे डिस्टेंस है आर पी, और ए पॉइंट पे वेलोसिटी है बी ए और डिस्टेंस है आर ए। विल द प्लैनेट टेक इक्वल टाइम टू ट्रेवर्स बी ए सी, देखते हैं क्या है ये बी ए सी, बी ए सी और बी पी सी पी बी, क्या वो इस हाफ और इस हाफ को ट्रेवर्स करने में सेम टाइम लगाएगा? बिल्कुल नहीं लगाएगा। क्यों लगाएगा, देखते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं आर ए और आर पी क्या है, आर ए ये है बेटा, सन से अर्थ के ए पॉइंट का, और आर पी सन से अर्थ के बी पॉइंट का डिस्टेंस। तो मैंने आपको जब ये कराया था तब मैंने आपको बताया था, दिखाई जाए कि आर पी छोटा है आर ए से। ठीक है, एक बात हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एल ए और एल पी पे सेम होगा। एल ए का मतलब है मास ऑफ प्लैनेट या अर्थ एट ए पॉइंट, वेलोसिटी एट ए पॉइंट, रेडियस यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम सन एट ए पॉइंट। ऐसे ही यहाँ पे एम पी, वी पी और आर पी, तो मास तो इक्वल है, इक्वेट करता है। फिर बचता है वी ए आर ए, वी पी आर पी। अच्छा, अब ये दिखाई दे रहा है आपको इनका प्रोडक्ट इक्वल है, तो क्या आप ये कह सकते हो कि इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट है? वेलोसिटी और आर कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस की। तो अगर आर ए बड़ा है आर पी से, तो वेलोसिटी ए छोटा होगा वेलोसिटी पी से। मतलब प्लैनेट के मूव करने की स्पीड ए पर ज़्यादा होगी, जहाँ पे ए पे कम होगी और पी पे ज़्यादा होगी। जहाँ पे स्पीड ज़्यादा होगी वहाँ पे टाइम कम लगेगा। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट at point P is greater than A. So planet takes lesser time to traverse from CAP curve than CPB. नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। 3 equal masses of mass m kg, ध्यान दो बच्चों, 3 equal masses of mass m kg each are fixed at the vertices of an equilateral triangle ABC. What is the force acting on a mass 2m placed at the centroid? ठीक है भैया, ये केस है। तो हमने कहा इस केस में करें क्या, ये ट्रायंगल बनाया, ये आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा, फोर्सेस कैसे लगेगी जरा ध्यान दो। एक तो करेंगे एनसीईआरटी के तरीके से, एक इस तरीके से कर लेते हैं।
इक्विलेटरल ट्रायंगल है, बिल्कुल इक्वल है हर जगह से। थोड़ा मेरे हाथ से गड़बड़ बन सकता है तो देख लेना। ये तीन मासेस हैं M1, M2, M3, तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, अब बीच में जो मास है उसका मास ट्वाइस है, ये लो। ठीक है, अब वो कहता है भैया इन पे फोर्सेस कैसे लगेगी। देखो, एक, दो और तीन। ठीक है, इसको मैं नाम दे रहा हूं 1, 2, 3। 1 से जो सेंटर पे है उसको C नाम दे देता हूँ, उसका मास है 2m। तो फोर्स क्या बनी, F1 to C, F3 to C, F2 to C। ठीक है, इन फोर्सेस के हिसाब से F1 to C क्या होगा, G मास 1 का, मास सेंटर का अपॉन में डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस मुझे दिखाई दे रहे हैं, सारे डिस्टेंस सेम है। देखो कौन से डिस्टेंस, ये और ये। अब मैं इनको या तो सॉल्व करूं या इनको R मान लो। अच्छा, ये सेम क्यों है, क्योंकि इसने कहा है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और सबकी लेंथ 1 मीटर है। देखो कहाँ कहा है, ये रहा क्वेश्चन में लिखा है, AG BG CG सब 1 मीटर है। ठीक है, तो उस हिसाब से आपका F1C आता है GM2M अपॉन में R²। F2C आता है GM2M अपॉन में R²। F3C आता है GM2M अपॉन में R²। तीनों सेम है, तीनों को फोर्स मान लिया। अब इस फोर्स को देखो लगते हुए, एक फोर्स इधर लग रही थी, एक फोर्स नीचे लग रही थी 1 से G पे, एक फोर्स इधर लग रही थी 2 से G पे, और एक फोर्स इधर लग रही थी 3 से G पे। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, ये एंगल कितना है आपका, ये सारे एंगल 120 है। और अगर ये सारे एंगल 120 हैं तो इनमें से कोई दो फोर्सेस लेकर मैं उनके बीच में उनकी रिजल्टेंट फोर्स निकालता हूँ लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगा के। ठीक है, हमने केस ले लिया F3C और 2C का, कोई सी भी तो ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। F3C F2C, रिजल्टेंट बनेगा ये F डैश। नीचे एक और फोर्स लग रही है इसी वक्त, F1C। अब देखते हैं F डैश आएगा क्या।
F2C का स्क्वायर F3C का स्क्वायर प्लस 2 F2C F3C cos 120। अभी मैंने आपको बताया था ये सारी फोर्सेस इक्वल है। एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f² cos 120 माइनस हाफ होता है, तो ये गया आपका 2 से 2, तो अंदर बचा f डैश इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2f² माइनस f²। ठीक है, तो वैल्यू आई f। अब एक लग रहा है F13 नीचे और एक लग रहा है f डैश ऊपर। तो f नेट कितना आएगा? f डैश माइनस F1C, और दोनों ही f है, तो आंसर आएगा 0 न्यूटन फोर्स। एक बार सारे बच्चे इस पे ध्यान, अगर इसी क्वेश्चन को हम आई जे के की फॉर्म में करना चाहें तो जैसे एनसीईआरटी ने करा है, तो क्या करेंगे? देखो, ये है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसमें ये आपके मासेज हैं। देखो, अब ये जो 3 मास रखे हैं आपके, इसको अगर मैं एक्सिस पे रखना चाहूँ, आई जे के लिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाऊं, तो वो ऐसे बनाऊंगा। ये देखो, अब ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस का मतलब आई, वाई एक्सिस पे जो भी चीजें होंगी वो होंगी जे। अब हम देखेंगे कि मासेस कहाँ रखे हैं, उन पे फोर्सेस कहाँ लग रही है, और बीच में जो डबल मास है उसको देख लो, वो मास जिस 2m। अब साइड्स को रिजॉल्व करो। ये देखो, एक तो ये देखो, ये पॉइंट क्या है, ये क्या है, और ये क्या है। ये फोर्सेस हैं, यहां पर ये फोर्स बन रही है, ये एक फोर्स बन रही है, और एक नीचे फोर्स बन रही है। ठीक है, लेकिन ये जो फोर्सेस हैं ये है कहाँ पे, इनके क्या एंगल है? आई जे के की फॉर्म में अगर मैं इनको रिजॉल्व करूं तो, ठीक है, तो ये एंगल देखो कितना है, ये टोटल है 60। ठीक है, तो ये बनेंगे आधे बाइसेक्ट होने पर 30, ये आपका एंगल हुआ, ये फिर से 60, ये 120। ठीक है, अब ये बना आपका 30, बाकी सारे एंगल नहीं चाहिए मुझे, मुझे बीच वाला 30 चाहिए था। ऐसा ही यहाँ होगा, इसको आगे बढ़ा दो, ये एंगल 30। ठीक है, अब कोई आपसे पूछे ये जो एम मास है ये वाला, ये तो वाई एक्सिस पे रखा है। अब अगर मैं इससे फोर्स निकालूं, ये या ये, तो किस तरीके से बनेंगे आई जे के की फॉर्म में? देखो, एक बार एनसीईआरटी की तरफ देखते हैं। ये देखो, एनसीईआरटी ने क्या करा,
इसने कहा एफ जी ए है जी एम टू एम एफ जी ए, इसने जी नाम दे रखा है जिसको मैंने सी दिया है, ए से जी, सिर्फ जे एक्सिस पे फोर्स लग रही है, ये देखो, ठीक है। एनसीईआरटी ने ये डायरेक्शन ले रखी है बेटा इसकी, रुकना पड़ेगा एक बारी, ये 2m m पे ये फोर्स लगा रहा है, और इस वाले m पे ये, इस वाले m पे ये है एफ सी से जो फोर्स लग रही है 1 पे, एफ सी से जो फोर्स लग रही है 2 पे। हमने पिछली फिगर में इसको 1, इसको 2 और इसको 3 कहा था। एफ 3 से जो फोर्स लग रही है सी पे, तो एफ सी वन क्या है, ये तो वाई एक्सिस पे ही बैठा है, तो फॉर्मूला बनेगा जी स्मॉल एम मल्टीप्लाई में 2m अपॉन आर स्क्वायर इंटू जे, फिर एफ टू सी। अब टू सी का क्या करूं मैं, टू सी तो मुझे रिजॉल्व करना पड़ेगा, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री। अब जैसे भी समझना हो समझ लो आप। अगर आप ये देखते हो कि ये 120 डिग्री है, ये 90 है, तो ये छोटा सा 30 डिग्री बचेगा, या ये 120 डिग्री है, ये छोटा सा 30 है क्योंकि ये 90 है, या आप ये समझ लो ये 120 डिग्री है, तो ये क्या बनेगा आपके इक्वल 30 डिग्री के, जैसे भी समझना हो आपको समझ लो। अच्छा, अब 2c कितना बैठेगा, जी एम टू एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू जे, दूसरा एफ थ्री सी, एक मिनट को जे क्यों लिख दिया मैंने, गलती से लिख दिया, देखो। अब इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, एफ टू सी को रिजॉल्व करूंगा मैं यहाँ पे, एफ टू सी कॉस 30 जे आई, और नीचे एफ टू सी साइन 30 जे। तो एफ जी एम टू एम अपॉन में आर स्क्वायर, इसके साथ लगेगा एक बारी कॉस 30, यही पूरा का पूरा साइन 30 जे। अब मेरी बात सुनो, ये है तो आपका एफ ही, जो हमने पहले बताया था जी एम टू एम अपॉन में आर स्क्वायर एफ है, तो यह एफ जे, और इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, एफ टू सी इज इक्वल्स टू एफ कॉस 30 आई प्लस एफ साइन 30 जे। अब मेरी बात सुनो, जो ये वाला है ये किस डायरेक्शन में है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, और ये वाला नेगेटिव वाई एक्सिस, तो यहाँ पर इसका नेगेटिव साइन और आएगा, नेगेटिव आई नेगेटिव जे, तो यहाँ पर इन दोनों को ही नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, ठीक। अब ऐसे ही मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ एफ थ्री सी, एफ थ्री सी का है, देखते हैं कहाँ है एफ थ्री सी, ये रहा, इसको रिजॉल्व किया मैंने यहाँ और यहाँ, एक लगेगा आपका एफ कॉस 30 आई माइनस एफ साइन 30 जे,
ठीक है, अब यहां से ध्यान देना, एफ नेट क्या आएगा, F1C, F2C, F3C। अगर मैं इन तीनों को जोड़ता हूं तो आता है FJ प्लस माइनस का F cos 30I माइनस का F sin 30J प्लस F cos 30I माइनस F sin 30J। दिखाई दे रहा है, ये तो गया cos 30, बचा क्या F नेट, FJ माइनस 2F sin 30। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। आई थिंक 1/2। ठीक है, ये तो कट गया, तो F नेट कितना आया, 0। इस चीज को समझो। अब एक क्वेश्चन में एक चेंज कर दिया हमने गिवन में, क्या कि इसका वो इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हो जाएगा। जो मासेस है ना तुम्हारे वो बढ़ा दिए, ये है M, ये भी है M, ये है 2M, ये उतना ही जितना सेंटर पे था। चलो जी ठीक है, तो होगा क्या, अब मेरी बात सुनना पहले, जल्दी में करेंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि पिछला क्वेश्चन जो था उसमें हमने कंसेप्ट तो बता दिया। अब सारे बच्चे एक बात बताओ, क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो M से फोर्स लग रही थी 2M पर, M से फोर्स लग रही थी 2M पर, नीचे वाले दोनों 2M पर, वो अब भी F ही रहेगी, लेकिन जो 2M से लग रही है 2M पर वो डबल हो जाएगी। कार्तिक, ये बात ठीक है? यस सर। आसान सी बात है ना, तो यूं कह सकता है कि भैया इससे जो फोर्स लगी थी वो F थी, इससे जो फोर्स लगी थी वो F थी, लेकिन जो इससे फोर्स लगी ना वो डबल हो गई है, क्योंकि मास डबल हो गया। यस सर। तो अब जो नया फोर्स का पैटर्न आएगा, ये मैं आधा क्वेश्चन करा रहा हूँ, पूरा नहीं करा रहा, ये आपको खुद करना है। अब तो कर सकते हो ना उसको, उस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में मास का ही तो फर्क है। नेट फोर्स F आएगी। नेट फोर्स F आएगी, वेरी गुड। किसने बताया? राघव। बिल्कुल सही है, क्योंकि अब इन दोनों का रिजल्टेंट क्या बनेगा, F। अगर F को मैं 2F से काटूं तो नीचे अब भी एक फोर्स बची रह जाएगी F। बोलो, क्या इसको तुम IJ के वाले तरीके से कर लोगे? IJ के वाले तरीके से भी करना है यस सर। बेटा, दोनों में से Yes, कोई sir. भी एक तरीका दोनों में से कोई भी एक तरीका कर लो, काम चल जाएगा। लेकिन हमारे पूरा चैप्टर वेक्टर भी है ना, और वेक्टर में हमने 2D भी पढ़ा है, तो 2D में भी हो जाएगा क्वेश्चन हमारा। वो रिकॉर्डिंग तो ऑफ करो। कोई दिक्कत नहीं है, उस वाले टॉपिक के लिहाज से भी एक जवाब जो है इस क्वेश्चन का, वो तो हमारे को ये वाला जो मैंने पहले कराया, जल्दी हो जाता है इससे। इस वाले में आपको IJ के चलाना है, IJ के से आपको ना x एक्सिस और y एक्सिस की डायरेक्शन का पता चलेगा। किसका पता चलेगा ध्रुव? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का। हाँ, तो ये आपको पता करना है। अब जरा इस बात पे ध्यान देना है, क्या कह रहा है थर्ड क्वेश्चन। क्या मैंने आपको V बताया था, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। भैया हमने 4 चार्जेस रखे, 4 मासेस रखे, देखो एक मास, दूसरा, तीसरा, चौथा, और चारों के बीच की लेंथ क्या है, L है। कुछ याद आया ऐसा क्वेश्चन? फिर वर्क डन निकलवाया था, फिर कहा था कि उसके इस सिस्टम की एनर्जी निकालो। बोलो बच्चों। यस सर, कराया था। जब पहला मास रखते हैं तो वर्क डन 0 होता है, कोई फोर्स लग रही होती है। बोलो, ये वाला कंसेप्ट किया था? किया था दूसरा सर। रखते हैं तो एक फोर्स लगा। हाँ, तो वही वाले फोर्स से ना आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्लास में तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करके लाना है, चौथा तो मैं खुद करा। ध्यान देंगे बच्चों, ये एग्जाम्पल हमने 1.2 कर लिया था, मैंने बताया था। फिर इसमें मास बढ़ा लेना, ये 2m कर लेना और इसको खुद करना, ठीक है।
अब जिस एग्जाम्पल की हम बात कर रहे हैं वो एग्जाम्पल नंबर 3। इसको मैंने आपको एक बार बताया था सिस्टम में किस तरीके से पार्टिकल्स को रखा जाता है। अब इसको पूरा ढंग से बता देता हूं मैं करना क्या है इस क्वेश्चन में। देखो, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 4 पार्टिकल्स प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड L। तो पहले जब आपने पहला पार्टिकल रखा तो उस पहले पार्टिकल का वर्क डन क्या आया? उस पहले पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं लगा रहा। अगर कोई फोर्स नहीं लगा रहा तो वर्क डन 0 है। अब उसके बाद हमने एक और पार्टिकल रखा L डिस्टेंस पर, ठीक है, तो इस पे फोर्स लगेगी इसलिए वर्क डन भी होगा। वर्क डन क्या होगा? देखो, दूसरा वर्क डन होगा G M अपॉन L। अब ये मत पूछना कि भाई वर्क डन ये इस फॉर्म में कैसे आया। भाई हमने आपको बता रखा है, मैं नोट में लिख देता हूं यहाँ पे, चलो। वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स है G M अपॉन R स्क्वायर, तो वर्क डन हो जाएगा G M अपॉन में L या R। तो ये वर्क डन आया सेकंड का। अब मैं थर्ड लाऊंगा। चलो थर्ड को दूसरे कलर से दिखा लेते हैं। ये जो थर्ड आया है इस पे सेकंड भी फोर्स लगाएगा और फर्स्ट भी फोर्स लगाएगा। डिस्टेंस देखते हैं कितना कितना है। पहले L लेंथ का डिस्टेंस था, अब जब सेकंड आया तो उसमें L लेंथ का डिस्टेंस आया और यहां पे √2L। अब हम लाते हैं फोर्थ। इस पे थर्ड भी लगाएगा, फर्स्ट भी लगाएगा और सेकंड भी लगाएगा। जरा ध्यान देना डिस्टेंस पे। ये कितना डिस्टेंस है? फर्स्ट से फोर्थ तक का, थर्ड से फोर्थ तक का और सेकंड से फोर्थ तक का। L L और ये है √2L। तो आप ये कह सकते हो कि भैया जब थर्ड वाला आया तो वर्क डन लगा फर्स्ट से √2L, सेकंड से L, और जब फोर्थ वाला आया तो उससे वर्क लगा फर्स्ट से L, सेकंड से √2L, थर्ड से L। अब देखते हैं कौन कौन सी चीजें हमें सिमिलर दिखाई दे रही है, क्योंकि अब इन सबको ऐड करना है, यानी कि वर्क डन नेट निकालना है। वो होगा W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। ठीक है, अब देखो पहला, इसको देखना, ये और ये तो सिमिलर है। और इसको देखो √2 वालों को, ये भी सिमिलर है। तो क्या मैं ये लिख दूं वर्क डन नेट जो आया वो आया G अपॉन L और G अपॉन √2L के दो केस है, मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 4। अच्छा ये तो वर्क डन है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसे हम U से दिखा सकते हैं, वो है माइनस ऑफ वर्क डन, यानी कि माइनस ऑफ 4Gm² बाय L प्लस माइनस ऑफ 2Gm² बाय √2L। ठीक है, नेगेटिव साइन यहां पर इसलिए आता है क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से दैट पॉइंट पर आ रहा है। अच्छा, अब उसने एक और क्वेश्चन पूछा है कि पोटेंशियल क्या होगा एट द सेंटर। पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ सिस्टम।
अब सिस्टम का सेंटर देखते हैं कहाँ पर है। भाई ये रहा हमारा सिस्टम। मैं इसको एक बार फिर से बना लेता हूँ। पहली बात तो ये कि जो पोटेंशियल है वो चारों मासेस से जो लगेगा वो सेंटर पे ऐड होगा। एक इससे लगेगा, एक इससे, एक इससे, एक इससे। तो V जो आएगा हमारा वो होगा 4 टाइम्स ऑफ जी एम अपॉन, अब ये डिस्टेंस मैंने ले लिया R। R निकाले कैसे? इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दो। पूरी लेंथ तो थी L, ये बची हुई लेंथ होगी L/2। और अगर मैं यहां से देखूं तो ये जो ये वाली साइड है ये भी होगी L/2। तो ये लिख सकता हूं मैं R² इज इक्वल्स टू L/2 का स्क्वायर प्लस L/2 का स्क्वायर। यहां से आपका R आ जाएगा। अब देखो V में मैंने क्या किया, V में मैंने डायरेक्शन की बात नहीं की। V में सिंपल जो सेंटर पे V निकालना था पोटेंशियल वो आया V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। चारों V सेम थे, GM/R GM/R GM/R, इसलिए टोटल आ गया 4 GM/R। अगर डायरेक्शन की बात करता, मान लो ये पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी ना होकर वेक्टर क्वांटिटी होता तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर, ये सिर्फ ऐड हुए। एक बात। दूसरी बात, जो यहाँ मैंने वर्क डन की बात करी W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4, उसमें मैंने क्या बात करी, जब पहला चार्ज आता है उस पर कोई फोर्स नहीं लगती इसलिए वर्क डन 0 होता है। दूसरा चार्ज आता है तो उस पर ये फोर्स लगाता है इसलिए ये वर्क डन होता है। तीसरा चार्ज आता है तो उस पर ये भी लगाता है और ये भी लगाता है इसलिए ये होता है। और जब लास्ट चौथा चार्ज आता है तो उसमें ये भी लगाता है, ये भी लगाता है और ये भी लगाता है, इसलिए इसमें 3 वर्क डन होते हैं। ठीक है, तो ये था आपका एग्जांपल नंबर 8.3। अब बात करते हैं हम एग्जांपल नंबर 8.4 की। देखो क्या कहता है, पहले इसकी बात सुनो और ये फिगर क्या कहती है वो देखो। 2 यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर्स ऑफ इक्वल रेडियाई बट मास m and 4m having center to the separated by distance 6r। अच्छा जी, दो इक्वल, देखो मैंने ये ना एनसीईआरटी की फिगर ले ली है, फिर भी मैं अपनी एक फिगर और बनाऊंगा, उस पर और ध्यान दो। दो इक्वल रेडियाई के स्फीयर है लेकिन दोनों का मास सेम नहीं है। एक का मास है m और एक का है 4m। ठीक है, इसके सेंटर से इसके सेंटर तक का डिस्टेंस है 6r। ठीक है, अच्छा अब केसेस लेंगे जो भी होंगे देखते हैं। A projectile of mass small m is projected from the surface of the sphere of mass m directly towards the center of second sphere। ठीक है जी, अब एक मास, छोटा मास यहां से फेंका जाता है, एक छोटा मास यहां से फेंका जाता है। ठीक है, अब वो मास जब प्रोजेक्टेड किया जाएगा यहां से यहां पर, तो वो स्मॉल सर स्क्रीन रुकी हुई है। यहां पर तो एक पॉइंट आएगा, उसे हम कहेंगे न्यूट्रल पॉइंट। सर आपका वो चला गया स्क्रीन। अब ये सर भी चले गए। जरा ध्यान दो। हाँ, तो स्मॉल m वाला मास जो है हमने कैपिटल M वाले प्लेनेट से कैपिटल 4m वाले प्लेनेट की तरफ भेजा, तो एक पॉइंट आएगा न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट तक का डिस्टेंस अगर मैंने x मान लिया तो जो बचा हुआ डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 6r माइनस x। ठीक है, एक तो पहले ये पता लगाओ कि न्यूट्रल पॉइंट तक जहां पहुंचेगा वो n पॉइंट कितना डिस्टेंस होगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, उसने कहा है obtain the expression for the minimum speed v of the projectile so that it reach the surface of the second sphere। तो भैया वो मिनिमम स्पीड कितनी होगी, इसका मतलब हमने इसको किसी स्पीड से फेंका है। लेट इनिशियल स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज u। मान लो जो इनिशियल स्पीड है वो u है,
तो जो शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी बनेगी इनिशियली, काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mu², ठीक है। सर स्क्रीन रुक क्यों रही है? एन पॉइंट मैंने न्यूट्रल पॉइंट बताया। सर पॉइंट पे जाके आपका ऑब्जेक्ट रुक जाएगा, ठीक है। तो उस वक्त उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो होगी 0, और वहां पर काइनेटिक एनर्जी मैं मान के चल रहा हूं हो जाएगी 0, ठीक है। अच्छा, सर आपकी स्क्रीन चली गई फिर से। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं कि फाइनल वेलोसिटी कितनी थी 0, और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी काइनेटिक, वो भी 0। अच्छा, तो ये तो न्यूट्रल पॉइंट की बात हुई। अब न्यूट्रल पॉइंट पे अगर मैं आपसे पूछूं, इस पॉइंट पे न्यूट्रल पॉइंट की खासियत क्या है? न्यूट्रल पॉइंट से पहले और न्यूट्रल पॉइंट के बाद जो फोर्स है वो इक्वेट करेगी। मतलब इस पॉइंट पर फोर्स जो इससे लग रही है और जो इससे लग रही है वो इक्वेट करेगी, तभी ये पॉइंट न्यूट्रल कहलाएगा। तो मैं कह सकता हूं एट न्यूट्रल पॉइंट F ड्यू टू 1 इज इक्वल टू F ड्यू टू प्लेनेट 2। तो यहां पर फोर्स का फॉर्मूला क्या आएगा? G M M अपॉन में X, और यहां क्या आएगा? G M 4M अपॉन में 6R माइनस X। अब यहां पे दिखाई दे रहा है आपको सब कुछ कट रहा है, X R की फॉर्म में आ जाएगा, ये X आएगा 2R। तो मुझे पता चल गया ये डिस्टेंस जो है ये 2R है। अगर ये 2R है तो ये है 4R, ठीक है। अब हम देखेंगे एनर्जी। इनिशियली काइनेटिक एनर्जी थी हमारी हाफ mu², और ये u वही है जो हमें ढूंढना है। इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी भी थी, और पोटेंशियल एनर्जी बेटा दोनों प्लेनेट की थी। पहले प्लेनेट की थी G M M अपॉन में R, और दूसरे प्लेनेट की थी G M 4M अपॉन में 5R। मैं बताता हूं कैसे। इस फिगर को देखो सारे बच्चे। इस प्लेनेट पर जब ये था इनिशियली यहां बैठा था, तब इसका सेंटर से डिस्टेंस था R, और इसका इस वाले सेंटर से डिस्टेंस था 5R। एक बात, जब ये यहां आ गया यहां पर, तब इसका डिस्टेंस होगा यहां से 2R, और यहां से डिस्टेंस होगा 4R। आ जाओ। एट पॉइंट N पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी होगी 0, पोटेंशियल एनर्जी होगी वही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी G M M अपॉन में 2R प्लस G M 4M अपॉन में 4R, ठीक है। तो यहां टोटल एनर्जी कितनी आ रही है? G कॉमन, M कॉमन, कैपिटल M कॉमन, R कॉमन, 1/2 प्लस 4/4 1। और इससे पहले यहां टोटल एनर्जी कितनी आ रही है? G कॉमन, M कॉमन, M कॉमन, R कॉमन, 1 प्लस 4/5। वो इक्वेशन क्या नाम दिया था उसको? 1। इसको 1 देते हैं, उसको 2 देंगे। ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एक गलती कर दी। 1 में काइनेटिक एनर्जी जोड़ी ना, प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ mu²। क्या हमारे पास u की वैल्यू आ जाएगी? अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट करता हूं तो u की वैल्यू आएगी G M M और R की फॉर्म में, ठीक है। जरा इस बात पे ध्यान दो, मैंने करा क्या? पहले मैंने कहा जब उस ऑब्जेक्ट को इनिशियली फेंका तो उसके पास खुद की काइनेटिक एनर्जी थी। जब वो न्यूट्रल पॉइंट पे पहुंचा तो न्यूट्रल पॉइंट प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट पे था, मैक्सिमम पॉइंट था, वहां जाके वो रुक गया, ठीक है। उसके बाद वो जो बाकी का प्रोजेक्टाइल ट्रेवर्स करेगा वो उसका यूं समझ लो, अगर ये एसेंट है तो वो डिसेंट होगा, तो अपने आप नीचे आएगा वो। तो जहां पर वो
न्यूट्रल पॉइंट पे पहुंचेगा वहां पर उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी एक बार। तो न्यूट्रल पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई। और उसके बाद अगर पोटेंशियल की बात करूं तो इनिशियली पोटेंशियल था इसकी और इसकी वजह से, फाइनली पोटेंशियल होगा इसकी और इसकी वजह से। पहले था 1r और 5r और अब है एन पॉइंट पे है 2r और 4r। इस बात को समझे? इन दोनों से मैंने टोटल एनर्जी निकाली और हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टोटल एनर्जी फर्स्ट इनिशियली और एट पॉइंट न्यूट्रल दोनों ही सेम होगी। ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 8.5 पर। द प्लैनेट मार्स हैज 2 मून्स फोबोस एंड डेल्मोस। फोबोस हैज टाइम पीरियड। अब देखो फोबोस के बारे में इन्होंने क्या क्या बताया। फोबोस मार्स के चारों ओर चक्कर काट रहा है और उसका टाइम पीरियड दिया हुआ है 7 hours 39 minutes। इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेना। रेडियस दिया हुआ है 9.4 × 10⁻³ किलोमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना। तो फोबोस का टाइम पीरियड और रेडियस दिया हुआ है। कैलकुलेट द मास ऑफ मार्स। तो क्या करें? केपलर का थर्ड लॉ लगा दो। T² = gm 4π/4π² gm। m होगा मार्स का r³। ठीक है। अब यहां से आपके पास मास ऑफ मार्स तो आ जाएगा। एक काम तो हो गया फर्स्ट पार्ट। दूसरा पार्ट, एज्यूम दैट द अर्थ एंड मार्स मूव इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द सन with the Martian orbit being 1.52 times the orbital radius of Earth। तो सेकंड पार्ट में कहता है मान के चलो जो रेडियस है मार्शियन ऑर्बिट की वो 1.52 टाइम्स है रेडियस ऑफ अर्थ की। ठीक है। तो अब व्हाट इज द लेंथ ऑफ मार्शियन ईयर? टाइम पीरियड पता लगाओ मार्शियन ईयर का। क्या तुम टाइम पीरियड अर्थ का जानते हो? हाँ ये तो सब जानते हैं, 1 साल। तो अब हमें मार्स का टाइम पीरियड निकालना है। अर्थ का टाइम पीरियड हम 1 ईयर जानते हैं बेटा। इसको भी आप चाहो तो सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो। मैं इनको सबको सेकंड में या उसमें कन्वर्ट करने के लिए इसलिए बोलता हूँ किलोमीटर में या उसमें, जिससे सारे के सारे ऐसा यूनिट में आ जाए, क्वेश्चन में गड़बड़ ना आए। अब क्या आप ये वाली इक्वेशन लगा सकते हो? टाइम पीरियड जो मार्स का मुझे निकालना है उसका स्क्वायर होगा 4π² g। मास किसका, किसके चारों ओर घूम रहा है? ये सन के। रेडियस मार्स का, मार्शियन ऑर्बिट का। टाइम पीरियड ऑफ अर्थ 4π² g मास ऑफ सन फिर से रेडियस ऑफ अर्थ। अब मैं रेडियस ऑफ अर्थ जानता हूं। हाँ अर्थ का जो ऑर्बिट है ना बेटा उसका हम रेडियस जानते हैं, और नहीं भी जानते हो तो इसने कह दिया कि ये 1.52 ले लो तो कट जाएगा। आ जाओ। अब एक काम करो, पहले तो आप इसकी इक्वेशन को रखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। टाइम पीरियड ऑफ मार्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4π² अपॉन में g मास ऑफ सन रेडियस ऑफ मार्स को अब मैं लिख रहा हूं 1.52 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब। इन दोनों को डिवाइड कर दो। डिवाइड करते हैं तो हमारे पास टाइम पीरियड ऑफ मार्स आ जाता है क्या? देखो ये तो कट गया, दिखाई दे रहा है पूरा कांस्टेंट कट गया क्योंकि सन के ही अराउंड दोनों रिवॉल्व कर रहे हैं। बचा क्या? 1.52 का क्यूब, क्योंकि ये भी कट गया। देखो रेडियस का क्यूब 1.52 का क्यूब मल्टीप्लाइड में टाइम पीरियड ऑफ अर्थ। अब अगर आप देखो तो इसको आप ईयर में भी निकाल सकते हो। 1.5 इसका ये आ जाएगा ना क्यूब रूट नहीं आएगा। 1.52 रेज टू द पावर 3/2 टाइम पीरियड ऑफ अर्थ, इतना साल आएगा। तो इसको कंपेयर कर सकते हो आप ईयर में, और अगर वो डेज में सेकंड में मांगे तो उसे कन्वर्ट कर देना जिसमें भी मांगे। ठीक है। तो ये था आपका एग्जांपल नंबर 8.5। अब बात करते हैं एग्जांपल नंबर 8.6 की। देखो क्या कहता है। द वेट ऑफ अर्थ
यू आर गिवन द फॉलोइंग डेटा। अच्छा भाई, आपको वेट ऑफ अर्थ निकालना है, वेइंग ऑफ अर्थ करना है। आपको डेटा दे रखा है स्मॉल जी, रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ मून्स ऑर्बिट, टाइम पीरियड ऑफ मून्स रिवोल्यूशन, ऑब्टेन मास ऑफ अर्थ इन 2 वेज। अच्छा जी, निकालते हैं। मास ऑफ अर्थ निकालने का तरीका क्या है? एक तो स्मॉल जी का फॉर्मूला है जी मास अपॉन में रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। तो यहां से मास ऑफ अर्थ आ जाएगा, मास ऑफ अर्थ इज इक्वल्स टू जी रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल जी। स्मॉल जी की वैल्यू हम जानते हैं 9.8, क्वेश्चन में दे भी रखी है। रेडियस ऑफ अर्थ हम जानते हैं 6400 किलोमीटर, कैपिटल जी 6.67 इंटू 10 की पावर -11। अब इस 6400 किलोमीटर को भी आप कन्वर्ट कर लेना मीटर में, तो मास ऑफ अर्थ आ जाएगा केजी में। एक तरीका। एक और तरीका है मास ऑफ अर्थ निकालने का, देखो क्या। ये फॉर्मूला पढ़ा है हमने, टाइम पीरियड जो चीज मूव कर रही है यानी कि रिवॉल्व कर रही है वो है मून। टाइम पीरियड ऑफ मून का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर जी मास ऑफ अर्थ रेडियस ऑफ मून का क्यूब। तो मास ऑफ अर्थ आ जाएगा। अगर आपको टाइम पीरियड पता हो, हाँ दे रखा है उसमें डेज में, रेडियस ऑफ मून पता हो वो भी दे रखा है। देखते हैं कहाँ दे रखा है। ये दे रखा टाइम पीरियड ऑफ मून रिवॉल्यूशन और ये दे रखा ल्यूनर ऑर्बिट का रेडियस। तो ये दो तरीके हैं जिससे आप मास ऑफ अर्थ निकाल सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। एक्सप्रेस द कांस्टेंट के ऑफ इक्वेशन 8.38 in days and kilometer given that k is equals to 10 की पावर -13। देखो भाई क्या दे रखा है, k की वैल्यू दे रखी है 10 रेज टू द पावर -13 सेकेंड स्क्वायर पर क्यूबिक मीटर। इसको मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करो और सेकंड से डेज में। क्या करे भाई, ये तो लेसन नंबर 2 का क्वेश्चन बन गया यूनिट कन्वर्जन का। आप ये लिख सकते हो सेकंड को डेज में कन्वर्ट करने के लिए। एक सेकंड में कितने डे होते हैं? पहले मिनट में कन्वर्ट करो 60 से डिवाइड करके, फिर आर में, फिर डे में। अगर इस नंबर से डिवाइड कर दूं तो ये डेज में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अभी स्क्वायर और ध्यान रखना, इतने सेकंड कन्वर्ट हो जाएंगे डेज में। ये तो डे का काम हुआ, कैसे? ये मिनट, ये आर, और अब इतने आर होते हैं एक डे में, तो डेज में कन्वर्ट हो गया। दूसरी चीज, मीटर को किलोमीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे? किलो से मल्टीप्लाई, किलो से डिवाइड। तो यहां से आपके के की वैल्यू आ जाएगी 10 की पावर -13। ठीक है, इसका स्क्वायर कर देंगे इस वैल्यू का, 60 इंटू 60 इंटू 24 का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर पावर -3 है तो इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, 10 की पावर जो 3 नीचे था ना उसको ऊपर ले जाता हूँ और उसका क्यूब कर देता हूँ। ठीक है, आंसर जो आएगा आपका वो आएगा डेज के स्क्वायर में और मीटर के क्यूब में। ये के की वैल्यू आ जाएगी आपकी। ठीक है, ऑब्टेन द टाइम पीरियड रिवॉल्यूशन इन डेज। अच्छा जी, अब वो कहता है एक्सप्रेस करो कांस्टेंट के, तो बता दिया। गिवन के इज इक्वल्स टू दैट द मून इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3.84 10⁵ किलोमीटर फ्रॉम अर्थ। अच्छा जी, ऑब्टेन इट्स टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड कैसे निकालोगे? देखो, टाइम पीरियड ऑफ मून इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर जी मास ऑफ अर्थ रेडियस ऑफ मून का क्यूब। ठीक है, तुम्हें डिस्टेंस निकालना है यानी कि रेडियस ऑफ मून। इसमें
अर्थ का मास पता होना चाहिए, नहीं दिया हुआ इसने, तो लास्ट क्वेश्चन में दिया हुआ था, वहां से निकाल लेना। तो ये बनेगा आपका T² g मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय 4π² रेज टू द पावर 1/3। ठीक है, तो यहाँ पर हमने रेडियस निकाल लिया मून का, और ऊपर हमने कन्वर्ट कर दिया के की वैल्यू को किलोमीटर, डेज के स्क्वायर और किलोमीटर की क्यूब में, वो यूनिट कन्वर्जन का बन गया। चलो अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, ध्यान दो। एग्जाम्पल नंबर 8.8 क्या कहता है? अ 400 kg satellite is in a circular orbit of radius twice of radius of earth। ठीक है, how much energy is required to transfer it to a circular orbit of 4 times of the radius of earth। चलो देखते हैं क्या करना है। कहता है कि भैया ये अर्थ है, एक सैटेलाइट यहां चक्कर काट रहा है जो रेडियस ऑफ अर्थ से डबल का रेडियस रखता है। अब उस सैटेलाइट को यहां से उठा के नए ऑर्बिट में शिफ्ट करना है जो रेडियस ऑफ अर्थ से 4 टाइम्स डिस्टेंस रखता है। ठीक है, शिफ्ट कर देंगे। तो वो कह रहा है एनर्जी कितनी लगेगी। तो पहले हम बात कर लें एनर्जी, जो सैटेलाइट की एनर्जी वो होती क्या है। देखो एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, एक तो होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि जी मास ऑफ सैटेलाइट, मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ अर्थ माइनस gmm/r, यह है मास ऑफ सैटेलाइट। यह है रेडियस ऑफ ऑर्बिट इन विच सैटेलाइट रिवॉल्व। ये तो हुई आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट, मास ऑफ सैटेलाइट। अब एक और एनर्जी आती है आपकी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv², मास ऑफ सैटेलाइट और वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिट। चलो जी ठीक है, अब ये मास ऑफ सैटेलाइट तो पता है, लेकिन वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिट कैसे निकाले और किस फॉर्म में निकाले, इस पे ध्यान देना है। हाँ, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है भाई सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए, mv²/r। सेंट्रीपिटल फोर्स इस वक्त gmm/r है। आप ये कह सकते हो सर्कुलर मोशन में, इन सर्कुलर मोशन necessary centripetal force is provided by gravitation। ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है जी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को इससे इक्वेट किया, तो यहां से क्या मुझे हाफ mv² मिल सकता है? हाँ, mv² तो दिखाई दे रहा है, gmm, ये r² था, सॉरी, इसको काटो पहले, gmm/r। तो हाफ mv² क्या हो जाएगा? बोथ साइड मल्टीप्लाई हाफ gmm/r, यानी कि काइनेटिक एनर्जी आएगी आपकी हाफ gmm/r। आप ये भी कह सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी थी माइनस gmm/r, ये है हाफ gmm/r। तो टोटल एनर्जी कितनी आएगी? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल माइनस हाफ gmm/r प्लस gmm/r।
अगर इनको ऐड करूं तो क्या आता है आंसर? थोड़ी जगह कम पड़ रही है। देखो क्या आता है आंसर। हाफ GMM बाय R। ये R है रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट। आप ये भी कह सकते हो जो टोटल एनर्जी है ना, टोटल एनर्जी हाफ ऑफ माइनस ऑफ हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है, या ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। एक की बात है। कभी कभी डायरेक्ट वो कहता है कि काइनेटिक एनर्जी सैटेलाइट की 20 थी तो टोटल एनर्जी कितनी होगी 40। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी सैटेलाइट की 20 थी तो टोटल एनर्जी कितनी होगी -10। इस चीज का भी ध्यान रखना। अब देखो क्वेश्चन में यहां पर वो कहता है इनिशियली एनर्जी कितनी थी, हाफ GMM अपॉन R। देखना क्या था, हाँ हाफ GMM अपॉन में R। और फाइनल एनर्जी कितनी होगी, हाफ GMM अपॉन R फाइनल। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन R इनिशियल है ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। और फाइनल है 4 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है। अब देखो तो यहां पर चेंज इन रेडियस तो आ गया, R इनिशियल और R फाइनल। तो चेंज इन एनर्जी क्या आएगा आपका,